अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। बीजिंग में 5वीं सह फरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास और ये जो ट्रायलैटरल फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीटिंग है, इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार साहब ने की, जबकि अफ़गानिस्तान से अमीर ख़ान मुत्तकी और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ज़ी, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और यकीनी तौर से मौजूदा सूरत हाल में जिस वक्त हम देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान पावर गेम के हवाले से नई सफ़बंदी इस वक्त जारी है, ऐसे में ये इजलास कितना अहम है, क्योंकि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कोई भी मुल्क तनहा तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की करता है तो पूरा रीजन करता है, और इस हवाले से हमारे सामने यूरोप की मिसाल बड़ी वाज़ेह है। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी ज़रूरी है, और पहली मरतबा तारीख़ में ऐसा हुआ है कि जनाब अफ़गानिस्तान को भी CPEC का हिस्सा बनाया जा रहा है, इस पर इत्तेफाक हुआ है। तो अब ये ख़ुद इस अफ़गानिस्तान के हवाले से और पूरे रीजन के हवाले से, और CPEC जो कि न सिर्फ गेम चेंजर कहा जा रहा था बल्कि फेट चेंजर भी होगा इस पूरे ख़ित्ते के लिए, इसकी कितनी इम्पॉर्टेंस होगी, आज इस तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। अपने पैनल से आपका तारुफ कराता चलूँ। फ़रत अली साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मौशी तजियाकार हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ़रत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ ही हसन दाऊद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ आप फॉर्मर CEO रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हसन दाऊद भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब फ़रत साहब, आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि कितनी सिग्निफिकेंस है स्ट्रेटेजिक के हवाले से अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि जो ग्लोबल पावर्स हैं और इस वक्त मौजूदा जो 10 मई के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि रीशेप हो रही है, ताकत का तवाज़ुन जो है दुनिया में वो तब्दील हो रहा है, तो ऐसे में चीन और अमेरिका की इस नई सफ़बंदी के हवाले से आप किस तरह से आम देख रहे हैं इस मीटिंग को? थैंक यू। मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा। पहले तो हम अंडरस्टैंड करें कि इसमें दो इस वक्त कंटेस्टिंग पार्टीज़ हैं। एक अमेरिका, जो अब टर्म की नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद इन्होंने अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और एक चाइना जो कि ऑलरेडी मौजूद है। जब यहाँ पे अमेरिकन चले गए सब छोड़ के, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम में चाइना ने इसको कैपिटलाइज़ किया और अपने इनरोड्स इसके अफ़गानिस्तान के अंदर बना लिए, और उसकी वजह से ही ये अब इन्होंने साइन किया है 3 पार्टी का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, एक्सटेंशन ऑफ CPEC। और ये बड़ा सिग्निफिकेंस है, और दैट हैज़ शेकन अप अमेरिका एंड इंडिया लिटिल बिट। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अच्छा, लेकिन ये एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, जो यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, वो सिर्फ मेनली बग्राम एयर बेस है, जो कि ट्रंप की जब पहली यहाँ पे हुकूमत थी और उन्होंने डिसाइड किया हम अफ़गानिस्तान से जाएंगे, तो उनकी प्रायोरिटी ये थी कि बग्राम बेस को हम मेंटेन रखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में इतना कैओस हुआ एग्ज़िट पे अमेरिका का कि वो भी उसको उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, अमेरिका का इंटरेस्ट जो बग्राम बेस एयर बेस पे है, वो ये नहीं है कि इसके थ्रू वो चेकअप करेंगे अफ़गानिस्तान पे। देयर एम इज़ टू कीप एन आई ऑन चाइना फ्रॉम दिस एयर बेस, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं और मिसाइल्स हैं वो चाइना के काफ़ी हद तक इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में हैं। और ये बग्राम बेस जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी एयर बेस है, जो 12,000 रनिंग फिट पे RCC रोड्स है। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयर बेस। तो अमेरिका का इंटरेस्ट कंटेन्ड है कि हम यहाँ पे इस एयर बेस को संभालें, और यहाँ से फिर हम अपनी इंटेलिजेंस कलेक्ट करें और रिस्पॉन्स फोर्स इधर हम करके रखें। उनका इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या और किसी चीज़ में नहीं है। दिस इज़ ओनली दिस।
उनका इंटरेस्ट ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के जो रेयर मटेरियल अर्थ में वो मिनरल्स हैं उसमें है, लेकिन वो मेरा ख्याल है अपनी कंपनीज के ऊपर छोड़ देंगे, बिकॉज इट्स अ बिजनेस वेंचर एंड अफगानीज आर क्वाइट good at it, how to negotiate it, the best deal between China and American investors. So वो अलग कर दें पार्ट, वो उन्होंने उधर छोड़ दिया। इनका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है, लेकिन चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये, एक तो वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि उनके बॉर्डर एरिया लग रहे हैं और बड़े वर्नेबल बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अनरेस्ट आए और उसका अनरेस्ट स्पिल ओवर हो, कुछ पाकिस्तान की तरफ होगा, कुछ चाइना की भी तरफ होगा। इस्लामिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, तो उधर वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त जो चाइना का इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इसी बात को जरा हसन साहब की तरफ लेके चलता हूँ। सर, पिछले 75 साल में चीन ने साबित किया अपनी मुआशी तरक्की को दुनिया के सामने, और पिछले 75 साल की तारीख में हम देख लें कि दुनिया में जहाँ कहीं पे भी जंग होती है उसमें अमेरिका का कोई ना कोई किरदार ज़ाहिर है कि उनकी एक वॉर इंडस्ट्री और आर्म इंडस्ट्री जो है वो उसमें इंगेज होती है। तो ऐसे में ये जो इस वक्त एक मरकज़ निगाह बन रहा है अफ़गानिस्तान, आप किस तरह से देख रहे हैं इस नई संबंधी में, जो कि अमेरिका और फिर चीन के उसी एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखें अफगानिस्तान को, आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त किस तरह बहुत तेज़ी से बुनियादी तब्दीलियां आ रही हैं, और ये तब्दीलियां जो हैं नेचुरली वेस्ट के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नेचुरली हमें ये बात भी पता है कि चाइना ने अपने नॉन 5000 साल की हिस्ट्री में किसी मुल्क के ऊपर एग्रेशन नहीं की। उसके ऊपर कई बार हुई है, लेकिन चाइना ने कभी एग्रेशन नहीं किया। चाइना ने हमेशा डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक ट्रेड बिजनेस के ज़रिए अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाया, जो कि नेचुरली उसका राइट है। एक मुल्क है जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी से, और वो चाहती है कि उसके, जिस तरह मेरे फॉर्मर कोलीग ने बात की, कि वो चाहते हैं कि उनकी नेबरहुड पीसफुल हो, वहाँ से कोई क्रॉस ओवर इम्पैक्ट ना आए जो कि टेररिज्म या सेपरेटिज्म की फॉर्म में आता है, और इसको वो मेनेस के तौर पे हमेशा बरत। उनकी गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से जो अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनकी डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन जितनी भी इस वक्त प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच वेस्ट ले रहा है, और मुझे यकीन है कि 1 साल या 2 साल के अरसे में वो रियलाइज़ करेगा, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन से एशिया और बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ने फ़ायदा उठाया है, तो वेस्ट ने भी बहुत फ़ायदा उठाया है। जितने बिलियनियर्स अमेरिका के अंदर एशिया से ट्रेड करके बने हैं, वो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ये इसका इम्पैक्ट, अगर वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, चाइना से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ग्लोबली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और इन्फ्लेशन उनके अपने ममालिक में बढ़ेगी। और चाइना की ग्रोथ जो है, चाइना डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। चाइना आसियान और हम पाकिस्तान और नेचुरली अफगानिस्तान और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेंट्रल एशिया के साथ बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ाना चाहता है, और उसके लिए उसको पीसफुल नेबरहुड चाहिए। हमें ये जो मीटिंग आपने जिसका तस्करा किया है फॉरेन अफेयर्स का, वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स का, वो इसलिए भी ज़रा इम्पोर्टेंट लग रही है कि वो एक ऐसे टाइम पे हुई जब पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा था और एक्शन था, और चाइनीज़ वेपन और एयरक्राफ्ट के बारे में और बहुत ज़्यादा तस्करा आ रहा था। तो इसलिए ये मीटिंग उस तनाजुर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो अपने 7 डिलीवरेबल दिए हैं इस मीटिंग के अंदर, उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना, और इसके अलावा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना कि ये इंटरैक्शन मजीद स्ट्रेंथन हो सके। अगली मीटिंग उन्होंने रख भी काबुल में दी है, जो नज़र आ रहा है कि चाहे काबुल की तरफ से रजामंदी है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी काबुल को कन्विंस कर रही हैं कि वो ट्रेड करें। फ्रांस अफगान ट्रेन पे, रेलवे पे बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में कई MOU साइन किए गए हैं। सो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत एक शानदार अपॉर्चुनिटी दोबारा एशिया और हमारे रीजन के लिए आ रही। ओके,
अब फरद साहब ये फरमाइएगा, पहले तो ये जिस तरह आपने कहा कि फोर्सेस के इनखला के बाद क्या उन्होंने रीड किया था अमेरिकन थिंक टैंक्स ने कि चाइना जो है वो इतनी खूबसूरत अप्रोच के साथ, इतनी बेहतरीन प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ इस गैप को, इस वैक्यूम को फिल करेगा? नंबर वन, उनके लिए कितना सरप्राइजिंग हुआ होगा, और नंबर टू कि अब जो स्पॉयलर्स हैं, ज़ाहिर है कि ज़्यादातर जिम्मेदारी, बल्कि बहुत भारी जिम्मेदारी इस वक्त इन चीज़ों को मटेरियलाइज करने की वो अफगान हुकूमत पे है, वो काबुल के ऊपर है, लेकिन उनके स्पॉयलर्स का एक जो टोला है वो इंडिया भी मौजूद है, और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि जनाब पाकिस्तान या उसके रीजन में अफगानिस्तान जो है वो इस तरीके से आगे बढ़े। फरद साहब देखें, इस एरिया में अफगान जो इंडिया है वो ख़ासकर अफ़गानिस्तान में इट विल वर्क एज अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका, और अमेरिका इंडिया को सामने ला के चाइना को कन्फ्रंट करेगा। लेकिन एक चीज़ आपने देखी है कि अफ़गान चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट इसी दौरान में दी हुई, जब ये तीन लोग कंट्रीज़ का साइन हुआ कि हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। दैट मीन्स दे शोड दैट एनी प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया वी वुड बी इंगेज्ड इन इट। तो जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो वो उनकी मेरा ख्याल है इस हद तक पेनिट्रेशन नहीं है अफ़गानिस्तान में कोई कि वो चाइना को काउंटर कर सकें। चाइना हैज़ गॉन टू फार। उन्होंने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे बना दिया है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है, दे आर वेरी क्लेवर पीपल एंड दे नो कि जी हमें किस साइड पे क्या फ़ायदा है। इस वक्त अमेरिका ने जो टेररिस्ट डिक्लेयर किया था अफ़गानिस्तान को, वो अब बिल उन्होंने पास किया है कि इसको टेररिज्म से हटा दें। एक दफ़ा टेररिज्म से हटा दिया तो चांसेस हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को किसी हद तक रिजिग्नेशन दे देगा, और चाइना भी तैयार है कि इसको अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट कर लें। तो नहीं, तो फिर तो सारी जिम्मेदारी सर, फिर तो सारी जिम्मेदारी काबुल के ऊपर आ जाती है ना, मौजूदा अफगान हुकूमत के ऊपर आ जाती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अफ़गानिस्तान जो हुकूमत है, दे विल प्ले देयर कार्ड वेल। वो अमेरिका के साथ भी कार्ड प्ले करेंगे और चाइना के साथ भी करेंगे, और इंडिया आई थिंक इज़ अ सेकंड फिडल इन दिस अफेयर। दिस विल बी मेनली ये चाइना, वो अमेरिका और चाइना की वो प्ले होगी। और चाइना का, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट उनका स्ट्रेटेजिक है। एक दफ़ा उन्होंने यहाँ पे अपने दे वांट टू बिल्ड अप एसेट्स like they have done it in Africa and every place. They build their assets in that country. श्रीलंका में पोर्ट्स बनाई, पाकिस्तान में सीपैक बनाया, अब अफगानिस्तान में अपने एसेट्स बना रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने एसेट्स बना लिए अपने अफगानिस्तान पे, दे हैव अ फार बेटर अप्रोच एंड परमानेंट अप्रोच। तो एसेट जब उनके उधर आ जाएंगे तो फिर उनका उस पर लियन भी हो जाएगा, उनकी इन्वेस्टमेंट है, देन दे हैव अ रीज़न to be present there with full force in अफगानिस्तान। तो जो अप्रोच है वो चाइना की बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, बहुत एडवांस्ड है। इसके बनिस्बत अमेरिका की जो अप्रोच है वो एक एडॉक है एज़ फार एज दी सर्वेलेंस इज़ कंसर्न। उसके ऊपर आगे वो जाने के लिए तैयार नहीं है अफगानिस्तान पे। दे हैव ऑलरेडी बीन देयर फॉर 20 years एंड दे नो व्हाट अफगानिस्तान इज़ ऑल अबाउट। ठीक जी, डॉक्टर हसन साहब ये फरमाइएगा कि अब इस मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान की डिपेंडेंसी हमारे माली इस्तेहकाम के हवाले से वेस्ट की फंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली शुरू में आपको याद होगा जब सीपैक प्रोजेक्ट्स आए थे और उस वक्त IMF प्रोग्राम्स के अंदर हम जा रहे थे, तो पहली दफ़ा पूछा गया था कि जनाब ये जो आपकी जो फंडिंग है ये इतनी ज़्यादा, ये डेट रिटायर जो है आप कहीं चाइनीज़ का तो नहीं कर रहे, कहीं आप सीपैक का तो नहीं कर रहे, उस लेवल पर जाके चीज़ें जो हैं वो पूछी गई थी। तो ये किस तरह से वेस्ट इस चीज़ को हज़म कर पाएगा, इतने बड़े चेंज को? मुश्किलात नहीं होंगी हमारे लिए? पाकिस्तान के ऊपर क्या पॉसिबली प्रेशर होगा? सबसे पहले तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो चाइना है वो भी IMF का मेंबर है, तो ये नहीं होगा कि चाइना एंटी चाइना को अप्रोच ली जाएगी और उसको रेजिस्ट नहीं करेगा चाइना। यही फैटफ में हुआ, चाइना ने हमें सपोर्ट किया और हमने एक माइलस्टोन अचीव किया। और इसी तरह IMF के लिहाज से देखिए, IMF के
के लिहाज से एक इकोनॉमी जो कि बहुत सारी स्ट्रेस और चैलेंजेस में हो, तो वो बहुत सारे रिफॉर्म्स और ऐसे मेजर्स भी कहते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। चाइना इस बात को समझता है, चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान जितने भी अपने मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है या मल्टीलैटरल डोनर्स के साथ जो उनकी कमिटमेंट्स है उनको वो पूरा करे। चाइना ये भी साथ साथ चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो नॉवेल्टी क्रिएट करे अपने फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में। ये मुझे क्लियरली अब नज़र आ रहा है कि बहुत तेज़ी से, चाहे आईएमएफ चाहे या ना चाहे, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स रीजनली बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और इसके अलावा आरएमबी या लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि ब्रिक्स ने इस चीज़ पे बहुत तेज़ी से काम किया और ये वेस्ट के लिए एक अप्रोच, एक कंसर्न की बात ज़रूर है। लेकिन नेचुरली अब उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है। अभी हम रिसेंटली रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट किया था उसके अंदर भी हमने चाइनीज़ करेंसी को इन्वॉल्व किया था। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अगर हम बीआरआई के प्रोजेक्ट्स जो कि हमारी लाइफलाइन है, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा के जो ये भी स्टैंड ऑफ था इसमें हमें क्लियरली नज़र आया कि हमें ML1 की ज़रूरत है ताकि हमारी इंटर रीजनल कनेक्टिविटी इम्प्रूव की जा सके और एक अच्छी मैकेनिज्म के तहत की जा सके। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाइफलाइन है, जिस तरह अभी वाटर इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमें अंदाज़ा हुआ है कि ये वाटर रिजर्वायर या डैम प्रोजेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आईएमएफ कहे कि आप ये प्रोजेक्ट्स ना करें, उधर से इंडिया प्रेशर डालता रहे इंडस वाटर ट्रीटी और अदरवाइज, तो हम बैठ के इंतजार करते रहे। ठीक, फरत साहब, अब 2 जून को फेडरल बजट पेश होना था लेकिन कुछ चीज़ें आईएमएफ के साथ हम नहीं हो पाई जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो गया 10 जून को। और हमेशा जो बजट के हवाले से फिर मैंने वही बात कहूँगा कि हमारी जो वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी फंडिंग के हवाले से, माली इस्तेहकाम के हवाले से, तो वेस्ट किसको देखेगा? ज़ाहिर है कि वो आईएमएफ भी है, फिर फैटफ भी है, इन्हीं चीज़ों में हमेशा घेरा जाता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव होगा इस शिफ्टिंग के हवाले से या इस ब्लॉक के हवाले से जिसमें चाइना जो है वो लीड करेगा? देखिए जी, चाइना के साथ तो हम ब्लॉक में एटलीस्ट 2-3 डिकेड से हैं। वो तो एक फैक्ट है जो कि अमेरिका भी समझ गया और हमारी ज़रूरत भी समझ गया और पाकिस्तान और चाइना भी समझ गया। ये तो एक वो एक्सेप्टेड फिनोमिना है। लेकिन अमेरिका ये ज़रूर चाहेगा कि हम इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे अमेरिका के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ हों। अभी हमने अमेरिका के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ नहीं किए, लेकिन टेस्ट आएगा जिस वक्त यहाँ पे अगर कोई फ्लेयर अप होता है अफगानिस्तान में और कोई एक एस्केलेट होती है टेंशन चाइना में और अमेरिका में, फिर पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा कि इट हैज़ टू डिसाइड विच वे इट वांट्स टू गो। वही पुरानी चीज़, ईदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान की ये है कि हम वर्नेबल हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी वीक है। हम आईएमएफ लोन के अलावा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अमेरिका लोन गया तो बाकी सारी लैंडिंग गई एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो पाकिस्तान को बड़ी एक थिन उस पे रोप पे चल रहा है एंड इट हैज़ टू बैलेंस इट वेरी वेल। प्रायोरिटी पाकिस्तान की ये होनी चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, पॉलिटिकल जो टर्मोइल है उसको सेट करे एंड सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। उसमें ही हमारी जो न्यूट्रलिटी है वो कुछ सस्टेन कर सकेगी, वरना पाकिस्तान विल रिमेन वेरी वल्नरेबल इन दिस एक्सेस ऑफ अमेरिका एंड चाइना। बहुत बहुत शुक्रिया फरत अली साहब और हसन दाऊद भट्ट साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम टॉपिक जिस पे आप अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो इंतहाई ज़रूरी है और हालात का बेहतर होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन उसका जो असल दारोमदार है वो अफ़गान हुकूमत के ऊपर है, वो काबुल हुकूमत के ऊपर है कि वो मामला को किस तरह से लेके चलता है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में इस अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है, इसके जो लॉज हैं, जो रेगुलेटरी कवानीन है, इसमें कुछ तरमीम की गई हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये मानना है कि इनसे कुछ इसके मस्बत असरात जो हैं वो मुरत्तब होंगे। अब चूँकि बायलैटरल ट्रेड की भी बात है और फिर रीजनल कनेक्टिविटी भी है, तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा ज़ियाउल हक सरहदी साहब, जो कि साथ मौजूद हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाक अफ़गान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और साथ ही साथ डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो सरहदी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि ये रेगुलेटरी जो तरमीम है ये किस तरह की गई हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका। बात यह है जी, जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो हमारा ये बायलैटरल ट्रेड है और इसके साथ साथ जो हमारी बाहमी तजारत है काफ़ी अरसों से, जैसे कि आपने अभी ये कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड 1965 का जो मायदा था वो 45 साल तक चलता रहा, बड़ा खुशरूबी से चलता रहा। फिर उसके बाद 2010 में एक नया मायदा हुआ, उसमें काफ़ी खुदोखाल भी थे और काफ़ी मुश्किलात भी थी, जिसकी वजह से हमारा जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो हुजम था वो किसी ज़माने में $2.5 बिलियन था, क्योंकि वो फिर आस्ता आस्ता कम होता तकरीबन 1 करोड़ पे पहुंच गया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आए दिन, जैसे कि आपको पता है कि जो हालात हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के माबैन, जो तजारत आए दिन बॉर्डर का बंद हो जाना, और फिर इसके साथ साथ हुकूमत की नई पॉलिसियाँ जो आ जाती हैं वो उसका तसलसल नहीं रहता। तो उसके बाद जो ये नया मायदा हुआ उसमें काफ़ी ख़राबियाँ थी, जिसकी वजह से वो हमारा जो मायदा था उसमें काफ़ी मुश्किलात थी। और फिर हुकूमत ने 3 अक्टूबर 2023 को 3-4 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 3-4 नोटिफिकेशन किए, जिसमें पहले के जो काम हो रहा था वो बैंक, उन्होंने इंश्योरेंस गारंटी की बजाय पहले इंश्योरेंस गारंटी पे काम हो रहा था, फिर उन्होंने 100% बैंक गारंटी लागू कर दी, नंबर 1। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ आइटम ऐसे थे जो कि नेगेटिव लिस्ट डाल दिए। तीसरे नंबर पे उन्होंने 10% उस पर कोई वैल्यू थी उसकी, उनकी जो ड्यूटी थी वो इन्हांस कर दी कुछ आइटमों के ऊपर। इसकी वजह से हमारी जो तजारत थी 70% तजारत जो हमारी थी वो चाबहार और बंदर अब्बास के रास्ते मुंतकिल हो गई, क्योंकि हमारा ईरान की तरफ मुड़ गई, वाया ईरान होना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, चाबहार और बंदर अब्बास की तरफ। चूँकि हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, ये गुज़श्ता 14 सालों से हमने इसीलिए कायम की थी कि दोनों जानब की जो मुश्किलात हैं इसमें तकरीबन जो हमारे जो मेंबर हैं वो 26 मेंबर हैं, और 13 मेंबर जो हैं वो पाकिस्तान चैप्टर से हैं और 13 मेंबर जो हैं वो अफगानिस्तान चैप्टर के हैं। ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जो कि डायरेक्टर होते हैं। इसी तरह हमारे ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं, और खान जान उल कुज़ई जो कि अफगानिस्तान में हमारे हैं वो चेयरमैन हैं। मैं चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से मेरा यहाँ तल्लक है और मैं यहाँ बैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। बुनियादी वजह यही थी कि इसमें जो मुश्किलात होंगी दोनों तरफ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान में जो मुश्किलात आएंगी, हम लोग उसमें एक कलीदी किरदार अदा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब जाहिर है कि आप तो स्टेक होल्डर हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि सर आप किस तरह से देख रहे हैं ये पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इसमें नई तरामीम, और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है इस वक्त रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से? ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और उससे मुतासर भी हुई है ये ट्रेड, लेकिन एक और पॉइंट भी इसमें अगर ऐड कर लें कि पाकिस्तान से जिस तरीके से अफ़गानिस्तान या अफ़गान महाजरीन की वापसी हुई है, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो है इम्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ गई हैं और यकीनन पाकिस्तान से भी एक रूट वहाँ से बढ़ा होगा, इजाफा हुआ होगा। भट्ट साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमारी जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक लैंडलॉक कंट्री या डबली लैंडलॉक कंट्री, अगर आप सेंट्रल एशिया में आगे जाते हैं तो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे थ्रू ही ट्रैवल करें, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास समुंदर है और बंदरगाहें हैं जिसके ज़रिए हम ये चीज़ें उधर उनको आगे भेज सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ इश्यूज हैं जो कि ज़ियाद साहब, इनकी टीम, ज़ुबैर मोतीवाला साहब तस्करा भी किया उन्होंने। ये चेंबर बहुत अरसे मेरे इनका क्लोज इंटरेक्शन रहा जब मैं केपी में था और उसके बाद भी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। कुछ तो ऐसा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में तब्दीली आती है, उसकी कुछ वजूहात भी होती हैं, कभी सिक्योरिटी, कभी स्मगलिंग, और जिस तरह अभी नेगेटिव लिस्ट इन्होंने बढ़ाई है
14 आइटम इसके अंदर डाले हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं और ऐसे गुड्स भी हैं जो कि लग्जरी गुड्स में आते हैं। उस लिहाज से किसी हद तक आप ये मैयर्स दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी उसके अंदर मुश्किलात भी हैं। और जो सबसे बड़ी है मेरे ख्याल में कि अभी इतनी गुफ्तगू के बाद हम रीजनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड की बात करते हैं, लीडरशिप करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स करती है, रीजनल इंटीग्रेशन सीपेक के थ्रू भी होता है, लेकिन अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है। हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, चाहे वो तोरखम हो या बलूचिस्तान में हो, उनका अभी भी वो कंडीशन नहीं है कि वो उस ट्रेड वॉल्यूम को स्क्रूटनाइज भी सही तरह कर सके और उसको इम्पैक्ट नहीं कर सके, और फिर ठीक। साथ साथ सिक्योरिटी की वजह से वो अक्सर ठीक। बंद रहते हैं। वो जाहिर है तो कि ये वो जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, वहाँ पे स्मगल, पाकिस्तान का तो डॉलर भी वहाँ पर चला जाता है, फिर पाकिस्तान की गंदम जो है वो स्मगल होती है, ये सारी चीज़ें, तो बजाय इसके कि हम चीनी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जी जी, और उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है फिर वो गवर्नेंस के हवाले से ही आप स्मगलिंग को रोकने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप जो है वो ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा दें। तो ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हसन दाऊद भट्ट साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ ज़ियाउल हक सरहदी साहब। दाऊद भट्ट साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, और फिर ये जो हमारी ट्रेड है, पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड, और जहाँ पे इसमें लूप होल्स हैं। आपको याद होगा कि जब मौजूदा गवर्नमेंट से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट आई और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जनाब वो जो डॉलर जाने के रास्ते से वो बंद हुए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी स्टेबल हमारा एक्सचेंज रेट रहा। इवन ये 22 अप्रैल से और 10 मई के दौरान जो कुछ भी हुआ, इस एग्रेशन में भी पाकिस्तान की जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी बेहतर रहा। तो ये सारे गवर्नेंस के भी बहुत सारे मामलात हैं। तरजीह मेरे ख्याल से फिर इसकी होनी चाहिए पहले, उसके साथ साथ फॉर्मल जो हम अपनी ट्रेड उसको भी जारी रखें। देखिए, अगर आपका ट्रेड 2.5 बिलियन से 700 मिलियन पे आ जाए तो ये कंसर्न तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लेजिटिमेट तरीके नहीं हैं, जिस तरह स्मगलिंग, आपने करेंसी की भी बात की, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि स्मगल होते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए। देखिए, अगर हम स्मगलिंग नहीं रोकेंगे और अफगान ट्रांजिट ट्रेड उसकी एक सोर्स है, तो फिर हमारे जो इकोनॉमी है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगी, और हमने अपनी इकोनॉमी को चाहे स्लोली लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छे मेजर्स ले रही है। मेरा ये ख्याल है कि आपको दूसरा ये कि एक जो मैं पिछले भी पॉइंट में तस्करा कर रहा था, अभी कराची पोर्ट जो है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, इवन कराची सिटी की जो वो कैपेसिटी है कि इस तरह के ट्रेड को हैंडल कर सके, वो नहीं। बहुत अच्छा स्टेप लिया गया अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए, गवादर को लेके, और गवादर से आपको काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आप कह लें, चाहे आप कहें कि चाबहार की तरफ जा रहा है, लेकिन जो गवादर की और कराची की कैपेसिटी है वो चाबहार की नहीं है। मैंने विजिट भी किया हुआ है। सो उस लिहाज से आपने अपनी कैपेसिटी, और अगर आपने स्क्रूटनी करनी है तो एट सोर्स कर लें। आप गवादर या पोर्ट एरिया पे ऐसे स्कैनर्स लगाएं जो कि एक तो ऑपरेशनल रहें हर वक्त, और वो सिस्टम आपका जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, मैं हमेशा कहता हूँ सर कि आपने स्मगलिंग रोकनी हो या सिक्योरिटी इंप्रूव करनी हो, दोनों के लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। जितना आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे आपके मसाइल हल होते जाएंगे। लास्ट एक चीज़ मैं ज़रूर कहता रहूँ कि ऐसे लोग जिस तरह ज़िया साहब हैं, इनको सुने, इनकी बात सुने, और ये आपको बहुत अच्छे और प्रैग्मेटिक मेजर्स दे सकते हैं ये चेंबर जो है, क्योंकि इसके अंदर जो अफगान साइड्स के भी जो मेंबर हैं वो बहुत समझदार हैं और उनका रोजी रोटी इसी में, और जब किसी की रोजी रोटी इसमें इन्वॉल्व हो तो वो नहीं चाहेगा कि ये और वो चाहेगा कि सही तरीके से और गलत प्लेयर इसमें ना आए। ठीक, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ज़िया साहब, जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं इस रीजन में और भी होंगी यकीनन, और उनके लिए भी एक रास्ता जो होगा वो ट्रांजिट ट्रेड का ही होगा। तो आप इस रीजनल में और ममालिक को देखते हैं तो वो वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, इसकी क्या मिसालें? देखिए जी, बात यह है कि अभी जैसे कि मैं व्हाट्सएप की बात को ज़रा सा आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि अभी आपने फरमाया है, बात यह है सर कि हमने हमेशा हुकूमत को अच्छी अच्छी मशवरे भी दिए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2010 का जो मुआहदा हुआ था एक उजरत में हुआ था। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो स्टेक होल्डर थे उनको इतिमाद में नहीं लिया गया था। अब जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, 50 सालों से मेरा ये कारोबार है और मेरी तीसरी जनरेशन इस कारोबार में
आ गई है। अब मुझे पता है कि मुझे तुरहम बॉर्डर पे क्या हालात हैं, मुझे गुलाम खान में क्या है, अंगूरटा पे क्या है, खरलाची पे क्या है। अब ब्यूरोक्रेट जो हैं वो बंद कमरों में बैठे हैं, उन्होंने तुरहम बॉर्डर देखे ही नहीं हुआ, तो वो कैसे इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि वहाँ बैठे हुए वो ऐसा रोज कर देते हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स होते हैं। हमने हमेशा ये बात की है कि जो भी आप लागू करते हैं, देखें अब हमारा तो अलमिया ये है कि सिस्टम के अंदर सिस्टम लाए जाते हैं। अब जैसे आपको पता है कि कस्टम डिपार्टमेंट जो शुरू से पहले तक किसी ज़माने में हम बिल्कुल मैनुअल तरीके से काम करते थे, फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम ले आए, फिर वन कस्टम आ गया, वन कस्टम अभी जारी था तो उसमें फिर ये वी बाग सिस्टम ले आए, वी बाग सिस्टम जारी था तो पाकिस्तान सिंगल विंडो आ गया। सर बात यह है कि हम कभी भी इसकी मुखालफत नहीं करते, ये जितने भी सिस्टम हैं, ये तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं उनमें तो सही ये काम करता है। अब हम तो तरक्की पजीर में भी अभी जा रहे हैं। बात यह है कि जहाँ 8-8 घंटे, अब तुरहम बॉर्डर पे 8-8 घंटे लाइट नहीं है, बिजली का निज़ाम वहाँ पे ख़राब है, टेलीफोन सिस्टम वहाँ पे नहीं है, तो वी बाग या सिंगल विंडो जो होगा, मेरी कंसर्न वहाँ पे आ जाती हैं, वो खड़ी हो जाती हैं, तो ये कैसे इसकी क्लीनेस होगी। असल चीज़ ये है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको मद्देनज़र रख के ये चीज़ें बनानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो तजारत है वो ज़बूहाली की तरफ चली जाती है और इसमें काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं। अब ठीक है, ये तमाम लोगों का यही कहना है, जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पाकिस्तान में, उन सब का एक यही रोना है कि जनाब जो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आज है कि आज एक 3-4 दिन हुए हैं। आज की तुरहम की मैं रिपोर्ट देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुरहम बॉर्डर पर बात की है, 7-8 दिन होने लगे हैं, स्कैनर उनका बिल का ख़राब है और स्कैनर के ख़राब होने से एक स्कैनर काम कर रहा है और दूसरा ख़राब पड़ा हुआ है। जो एक्सपोर्ट का है वो काम कर रहा है, जो इंपोर्ट का है वो अभी ख़राब पड़ा है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी क्लीनेस है वहाँ पे खड़ी है। अब NLC का काम है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, इसमें कितनी एजेंसियाँ देखें। मुझे तो ये बट साहब को पता है, पहले किसी ज़माने में जैसे कि आपको पता था 2 या 3 महकमे होते थे वहाँ पे, या पोलिटिकल एजेंट का एक महकमा था, उसने बड़ा सुमती को काबू किया हुआ था, कस्टम डिपार्टमेंट था। अब तो 8-10 एजेंसियाँ वहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि बजाय इसके कि इन कामों में हमें सहूलत मिलती, वो दिन पर दिन वो काम उलझ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो कारोबारी लोग हैं हम बड़ी मुश्किलात के शिकार हैं। आयत जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे हसन दाऊद बट साहब और ज़ियाउल हक सरहदी साहब। और बात सिर्फ इतनी है कि जनाब जो हमारा क्यू ब्लॉक है या हमारी दूसरी जो मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री बिलखुसूस जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो है, उसको इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में जब तक आप स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करेंगे, इन चेम्बर्स की रिकमेंडेशंस को शामिल नहीं करेंगे, आप ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, और जब तक आप ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, आप मज़बूत, बेहतर और फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी, वो अप्रोच ही नहीं आ सकती कि जिसमें पाकिस्तान 1 इंच भी आगे बढ़े। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।